सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया का ऑडियो बुलेटिन। आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में शरद खरे से सोमवार 29 जून का राष्ट्रीय स्तर का ऑडियो बुलेटिन। देश में कोरोना के संक्रमित मरीजों की तादाद 5,54,386 पहुंच गई है। इसमें से सक्रिय मरीजों की तादाद 2,11,030 एवं रिकवर्ड मरीजों की तादाद 3,22,402 है। अब तक 16,504 जीवन इस महामारी की भेंट चढ़ चुके हैं। जिन राज्यों में मरीजों की तादाद 5,00,000 से अधिक है, उनमें महाराष्ट्र में 1,64,626 मामलों में से 70,607 एक्टिव मरीज है। महाराष्ट्र के बाद सूची में दिल्ली बना हुआ है, जहां 83,077 मामलों में से 27,847 एक्टिव मरीज है। तमिलनाडु में भी स्थिति बेकाबू होती नजर आ रही है। पूरे देश की यदि बात की जाए तो तमिलनाडु में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के सबसे ज्यादा 3,949 मामले सामने आए हैं। इस तरह तमिलनाडु में अब तक कुल 82,275 मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से 35,659 एक्टिव मरीज हैं। गुजरात में 31,397 मामलों में से 6,780 एक्टिव मरीज, उत्तर प्रदेश में 22,147 में से 6,679 एक्टिव, राजस्थान में 17,392 में से 3,372 एक्टिव मरीज और पश्चिम बंगाल में 17,283 मामलों में से 5,451 एक्टिव मरीज हैं। तेलंगाना में कोरोना के 14,419 मामलों में से 9,000 एक्टिव, हरियाणा में 13,952 में से 4,782 एक्टिव, आंध्र प्रदेश में 13,891 में से 7,479 एक्टिव, कर्नाटक में 13,190 मामलों में से 5,470 एक्टिव और मध्य प्रदेश में 13,186 मामलों में से 2,545 एक्टिव मरीज हैं। बिहार में कोरोना के 9,224 संक्रमित मामलों में से 2,006 एक्टिव बने हुए हैं। आसाम में 7,493 में से 2,390 एक्टिव, जम्मू कश्मीर में कुल 7,093 मामलों में से 2,683 एक्टिव, उड़ीसा में 6,859 मामलों में से 1,883 एक्टिव और पंजाब में सामने आए कोरोना के 5,216 मामलों में से 1,557 एक्टिव मरीज हैं। महाराष्ट्र में एक बार फिर लॉकडाउन की मियाद बढ़ गई है। राज्य में कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए उद्धव ठाकरे सरकार ने लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला लिया है। राज्य में अब 31 जुलाई मध्य रात्रि तक के लिए लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान किया गया है। राज्य के चीफ सेक्रेटरी की तरफ से लॉकडाउन बढ़ाने का आदेश जारी किया गया है। इससे पहले 30 जून तक के लिए लॉकडाउन बढ़ाया गया था। गौर करने वाली बात यह भी है कि देश में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र में ही हैं। मुख्य सचिव की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि स्थानीय परिस्थितियों के मुताबिक संबंधित जिला कलेक्टर, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर जरूरी प्रतिबंध लागू कर सकते हैं। इसके तहत वायरस के प्रसार को रोकने के लिए लोगों के आने जाने और गैर जरूरी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। महाराष्ट्र कोरोना वायरस के मामलों में नए रिकॉर्ड बना रहा है। रविवार को राज्य में कोविड-19 के एक दिन में रिकॉर्ड 5,493 नए मामले सामने आए। राज्य में कुल कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,64,626 हो गई। इसके अलावा कोरोना संक्रमण से 156 लोगों की मौत हुई है। भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में उत्पन्न हुई तनावपूर्ण स्थिति ने अब नया मोड़ ले लिया है। चीन के फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर्स की सीमा पर एक्टिविटी तेज होने के बाद इंडियन आर्मी ने भी अपने सबसे आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम को यहां तैनात कर दिया है। सेना ने अपनी आकाश मिसाइलें भी यहां भेज दी हैं, जो किसी भी तेज रफ्तार एयरक्राफ्ट या ड्रोन को सेकंड्स में खाक कर सकती है। सिर्फ भारत ही नहीं, अमेरिका भी चीन के मंसूबों को समझ चुका है और उसने यूरोप से अपनी सेना हटाकर एशिया में तैनाती आरंभ कर दी है। ऐसे हालात में भले ही ड्रैगन शक्ति प्रदर्शन करते हुए भारत समेत पूरी दुनिया को डराने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन भारत के पास भी कुछ ऐसे हथियार हैं जिनसे मिनटों में ही चीन को धूल चटाई जा सकती है। भारत का सबसे खतरनाक हथियार न्यूक्लियर डिटरेंट अग्नि 5 मिसाइल सिस्टम माना जा रहा है।
5000 किलोमीटर की मारक क्षमता वाला ये मिसाइल सिस्टम परमाणु हथियार ले जा सकता है। अग्नि 5 कितना खतरनाक है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसकी मारक क्षमता के दायरे में पूरा चीन आता है। यानी अगर भारत ने अग्नि 5 का इस्तेमाल किया तो चीन के किसी भी इलाके को टारगेट किया जा सकता है। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि इस मिसाइल में पेजिंग, शंघाई, ग्वांगझाऊ और हांगकांग जैसे शहरों को निशाना बनाया जा सकता है। चीन के ये शहर राजनीतिक और औद्योगिक नजरिए से बेहद खास है और अग्नि 5 समेत भारत की मिसाइलें अगर लद्दाख या गुवाहाटी से पूर्वोत्तर इलाके से दागी गई तो ये पूरी तरह से तबाह हो सकते हैं। अग्नि 5 की ही बात करें तो इसका पहला टेस्ट 2012 में किया गया था और पूरी अग्नि सीरीज में यह सबसे आधुनिक हथियार है जिसमें नेविगेशन के लिए मॉडर्न टेक्नोलॉजीज हैं और परमाणु हथियार ले जाने की इसकी क्षमता दूसरी मिसाइल प्रणालियों से कहीं ज्यादा बेहतर है। इस समय अमेरिका, चीन, रूस, फ्रांस और नॉर्थ कोरिया के पास ही इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। अग्नि सीरीज की इससे पहले की मिसाइल्स में से अग्नि 1 बैलिस्टिक मिसाइल 700 से 1200 किलोमीटर की दूरी तक अपने लक्ष्य को भेज सकती है। इसे 2004 में सबसे पहले सेवा में लाया गया था। जमीन से जमीन पर वार करने वाली इस सिंगल स्टेज मिसाइल को सॉलिड प्रोपेलेंट से बनाया गया है और यह 1 टन पेलोड ले जा सकती है। इसके पेलोड को अगर घटा दिया जाए तो इसकी रेंज को बढ़ाया भी जा सकता है। 2000 किलोमीटर तक की रेंज में सरफेस टू सरफेस दुश्मन को मार गिराने में ताकत रखने वाली अग्नि 2 बैलिस्टिक मिसाइल भी न्यूक्लियर हथियारों को ले जाने में सक्षम है। खास बात यह है कि इस मिसाइल की रेंज को जरूरत पड़ने पर 3000 किलोमीटर तक बढ़ाया जा सकता है। यह मिसाइल भी चीन के पश्चिमी, मध्य और दक्षिणी हिस्सों को अपनी जद में ले सकती है। 20 मीटर लंबी 2 लेवल की बैलिस्टिक मिसाइल का प्रक्षेपण वजन 17 टन है और यह 2000 किलोमीटर की दूरी तक 1000 किलोग्राम का पेलोड लेकर जा सकती है। यही नहीं, यह मिसाइल आधुनिक सटीक नौवहन सिस्टम से भी लैस है। अग्नि 3 के बारे में कहा जाता है कि यह मिसाइल मध्यम दूरी तक मार करने वाली है और इसकी मारक क्षमता 3500 किलोमीटर है। इसकी लंबाई 17 मीटर, व्यास 2 मीटर और वजन करीब 50 टन है। इसमें सेकंड स्टेज का प्रोपेलेंट सिस्टम है और यह 1.5 टन के हथियार ले जाने में सक्षम है। अग्नि 3 मिसाइल हाइब्रिड नेविगेशन, गाइडेंस और कंट्रोल सिस्टम से लैस है। इसके अलावा इस पर अत्याधुनिक कंप्यूटर भी सेट है। परमाणु क्षमता से लैस अग्नि 4 भी सरफेस टू सरफेस 4000 किलोमीटर तक मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। यह मिसाइल में उड़ान में किसी गड़बड़ी को खुद ही सही करने के काबिल है और नेविगेशन सिस्टम से भी लैस है। एडवांस्ड एवियोनिक्स, 5th जनरेशन ऑनबोर्ड कंप्यूटर और डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर टेक्निक का भी इसमें इस्तेमाल किया गया है। समाचारों के बीच में हम आपको यह जानकारी भी दे दें कि मौसम संबंधित अपडेट जानने के लिए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल पर रोजाना अपलोड होने वाले वीडियो को आप जरूर देखते रहें। उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ICAI से कहा कि कोविड-19 की वजह से 29 जुलाई से 16 अगस्त के दौरान आयोजित परीक्षाओं में शामिल होने में असमर्थ विद्यार्थियों को शामिल नहीं होने का विकल्प अपनाने वाले विद्यार्थी मानने पर विचार करना चाहिए, क्योंकि इस समय स्थिति स्थिर नहीं है। न्यायालय ने सुझाव दिया कि अगर शामिल नहीं होने का विकल्प नहीं चुनने वाले विद्यार्थी आपात परिस्थितियों की वजह से परीक्षा में शामिल नहीं हो सके तो उसे उन विद्यार्थियों के समान ही अवसर प्रदान करना चाहिए जिन्होंने शामिल नहीं होने का विकल्प चुना था। न्यायमूर्ति AM खानविलकर, न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ ने कहा कि कोरोना महामारी के मद्देनजर ICAI को परीक्षा केंद्र में बदलाव का विकल्प प्रस्तावित परीक्षा के कार्यक्रम से पहले अंतिम सप्ताह तक उपलब्ध कराना चाहिए। पीठ ने कहा कि अगर किसी विद्यार्थी ने शामिल नहीं होने का विकल्प चुना है और अचानक उसका परीक्षा केंद्र कंटेनमेंट क्षेत्र में आ गया तो आप क्या करेंगे? आपको ऐसे मामलों को विद्यार्थियों को शामिल नहीं होने का विकल्प चुनने वाले विद्यार्थियों के रूप में लेना चाहिए। संस्थान के वकील ने पीठ से कहा कि 3,46,000 पंजीकृत अभ्यर्थियों में से सिर्फ 53,000 ने ही शामिल नहीं होने का विकल्प चुना है। CA की परीक्षाओं को लेकर इंडिया वाइड पेरेंट्स एसोसिएशन ने याचिका दायर कर रखी है।
भारत को 6 राफेल युद्धक विमानों की पहली खेप 27 जुलाई तक मिलने की संभावना है। इन विमानों से भारतीय वायुसेना की लड़ाकू क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 2 जून को फ्रांसीसी समकक्ष फ्लोरेंस पर्ली से बातचीत की थी। बातचीत में उन्होंने बताया कि कोरोना वायरस महामारी के बावजूद भारत को राफेल जेट विमानों की आपूर्ति निर्धारित समय पर की जाएगी। सैन्य अधिकारियों ने नाम गुप्त रखने की शर्त पर कहा कि राफेल विमानों का पहला स्क्वाड्रन वायुसेना के अंबाला स्टेशन पर तैनात किया जाएगा, जिसे भारतीय वायुसेना के लिए सामरिक रूप से महत्वपूर्ण ठिकानों में से एक माना जाता है। राफेल विमानों का दूसरा स्क्वाड्रन पश्चिम बंगाल में हासीमारा बेस पर तैनात किया जाएगा। वायुसेना ने इस संबंध में दोनों अड्डों पर बुनियादी ढांचों के विकास के लिए लगभग 400 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। सेना को मिलने वाले 36 राफेल विमानों में से 30 युद्धक विमान होंगे, जबकि 6 प्रशिक्षण विमान होंगे। कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को फैसला किया कि उसका और जिला अदालतों का कामकाज 15 जुलाई तक सीमित रहेगा और इस दौरान आवश्यक मामलों की ही सुनवाई की जाएगी। मुख्य न्यायाधीश DN पटेल की अध्यक्षता में उच्च न्यायालय की प्रशासनिक और सामान्य पर्यवेक्षण समिति ने निर्णय लिया कि वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए आवश्यक मामलों की सुनवाई जारी रहेगी। 1 से 15 जुलाई तक रजिस्ट्रार और संयुक्त रजिस्ट्रार सहित उच्च न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध सभी मामलों को क्रमशः 26 अगस्त से 9 सितंबर के बीच तारीखों के लिए स्थगित कर दिया गया है। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस कोविड-19 का प्रकोप थमने का नाम लेता नहीं दिख रहा है और दुनिया भर में इससे संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ये मामले 1 करोड़ 1 लाख से अधिक हो गए हैं और इस बीमारी से मरने वालों की संख्या भी 5 लाख से अधिक हो गई है। अमेरिका की जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के विज्ञान और इंजीनियरिंग केंद्र CSSE की ओर से जारी ताजे आंकड़ों के मुताबिक विश्व भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1 करोड़ 1 लाख 17,326 हो गई है, जबकि 5,01,281 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। कोविड-19 के मामले में अमेरिका विश्व भर में पहले, ब्राजील दूसरे और रूस तीसरे स्थान पर है। वहीं इस महामारी से हुई मौतों के आंकड़ों के मामले में अमेरिका पहले, ब्राजील दूसरे और ब्रिटेन तीसरे स्थान पर है। भारत संक्रमण के मामले में विश्व में सबसे अधिक प्रभावित देशों की सूची में 4थे स्थान पर है। विश्व महाशक्ति माने जाने वाले अमेरिका में कोरोना से अब तक 25,48,617 लोग संक्रमित हो चुके हैं और 1,25,803 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। ब्राजील में अब तक 13,44,143 लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं, जबकि 57,622 लोगों की मौत हो चुकी है। रूस में भी कोविड-19 का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। रूस में इसके संक्रमण से अब तक 6,33,563 लोग प्रभावित हुए हैं और 9,060 लोगों ने जान गंवाई है। ब्रिटेन में इस वायरस से 3,12,640 लोग संक्रमित हुए और 43,634 लोगों की मौत हो चुकी है। संक्रमण के मामले में पेरू और चिली विश्व में 6ठे और 7वें स्थान पर है। पेरू में संक्रमितों की संख्या 2,79,419 और मृतकों की संख्या 9,317 हो गई है। चिली में अब तक कोरोना वायरस से 2,71,982 लोग संक्रमित हुए और मृतकों की संख्या 5,509 है। 8वें स्थान पर स्पेन में अब तक 2,48,770 लोग संक्रमित हुए हैं, जबकि 28,343 लोगों की मौत हो चुकी है। यूरोपीय देश इटली में भी इस महामारी ने बहुत कहर बरपाया है। यहाँ अब तक कोविड-19 से 2,40,310 लोग संक्रमित हुए और 34,378 लोगों की मौत हुई है। कोरोना वायरस से गंभीर रूप से प्रभावित खाड़ी देश ईरान में संक्रमितों की संख्या 2,22,669 हो गई और 10,508 लोगों की इसके कारण मौत हो चुकी है। कोरोना संक्रमण के मामले में मैक्सिको फ्रांस से आगे निकल गया है और यहाँ संक्रमितों की संख्या 2,16,852 हो गई है।
अब तक इस वायरस से 26,648 लोगों की मौत हुई है। यूरोपीय देश फ्रांस में कोरोना वायरस के कारण स्थिति काफी खराब है। फ्रांस में अब तक 1,99,476 लोग इससे संक्रमित हुए हैं और 29,781 लोगों की मौत हो चुकी है। पड़ोसी देश पाकिस्तान में कोरोना संक्रमितों की संख्या 2 लाख से अधिक हो गई है। यहाँ अब तक 2,02,955 लोग संक्रमित हुए हैं। 4,118 लोगों की पाकिस्तान में मौत हो चुकी है। तुर्की में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,97,239 हो गई है और 5,097 लोगों की मौत हो चुकी है। जर्मनी में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के संक्रमण या इससे मौत का कोई नया मामला सामने नहीं आया है। कोरोना वायरस से बेल्जियम में 9,732, कनाडा में 8,582, नीदरलैंड में 6,124, स्वीडन में 5,280, इक्वाडोर में 4,429, स्विट्जरलैंड में 1,962, आयरलैंड में 1,735 और पुर्तगाल में 1,564 लोगों की मौत हो चुकी है। भारतीय रेल 30 जून तक की रद्द गाड़ियों को किराया लौटाने के बाद अब 1 जुलाई से 12 अगस्त तक की रद्द गाड़ियों को किराया लौटाएगी। इसके साथ ही जुलाई माह में परिस्थितियों का आकलन करने के बाद और भी स्पेशल यात्री गाड़ियां चलाने का फैसला लिया जा सकता है। रेलवे ने 1 जुलाई से 12 अगस्त तक की टाइम टेबल गाड़ियों की किराया राशि लौटाने का फैसला लिया है। रेल मंत्रालय ने बताया कि पुराने टाइम टेबल के अनुसार चलने वाली नियमित गाड़ियों को कोविड की वजह से वर्तमान स्थिति में चलाना संभव नहीं है। रेलवे ने साफ किया कि इस निर्णय से वर्तमान में चलने वाली स्पेशल यात्री गाड़ियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। भारतीय रेल द्वारा जो 115 जोड़ी स्पेशल यात्री गाड़ियां शुरू की गई हैं, वे चलती रहेंगी। आप सुन रहे थे शरद खरे से समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में सोमवार 29 जून का राष्ट्रीय स्तर का ऑडियो बुलेटिन। मंगलवार 30 जून को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर हाजिर होंगे। अगर आपको यह ऑडियो बुलेटिन पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फिलहाल आपसे अनुमति लेते हैं। नमस्कार।